सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, मगर रोशनी की एक दूधिया तह खिड़की के पर्दों से सरक कर कमरे में फैल गई थी। अलमारी के पास खड़ी मां ने आहिस्तगी से हैंगर उतारा और नीला यूनिफॉर्म झाड़कर सीधा किया। बिस्तर पर बैठी नन्ही ज़ैनब अपनी चोटियों के रिबन दुरुस्त कर रही थी। उसकी आंखों में स्कूल जाने की चमक थी और होंठों पर वो मुस्कान जो सिर्फ बच्चों के चेहरे पर रहती है, मासूम, बेफिक्र, उम्मीद से भरी हुई। मां ने पानी की छोटी बोतल में ठंडा पानी भरा, लंच बॉक्स में मूंगफली की कुकीज और सेब के टुकड़े रखे, फिर नरमी से पूछा, सबकर वाली कॉपी डाली? आज मिस हाजरा डिक्टेशन लेंगी? ज़ैनब ने सिर हिलाया और बस्ता कंधे पर टांग लिया। गेट के बाहर गली में सुबह की वही जानी पहचानी आवाजें थीं, परिंदों की चहचहाहट, दूर कहीं दूध वाले का हॉर्न और मोहल्ले की अम्मा जो हर घर के दरवाजे पर ताजा सब्जियां रखती थीं। फिजा में हल्की सी ठंडक थी। जैसे ही स्कूल वैन की पीली रोशनी मोड़ से उभरकर उनके गेट के पास आकर रुकी, मां ने बेटी के कंधों पर हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। ज़ैनब ने बेतकल्लुफी से मां को गले लगा लिया। यह रोज का दस्तूर था, एक छोटा सा लम्स, एक बड़ी सी हिफाजत। उसी वक्त सामने वाली सड़क से एक जीप आहिस्ता आहिस्ता गुजरी। उसमें मोहल्ले के मोहतरम पड़ोसी इब्राहिम त्राओरे बैठे थे। सादा लिबास, संजीदा आंखें, मगर चेहरे पर हमेशा की तरह की मेहरबानी। ज़ैनब ने हिचकते हुए हाथ हिलाया, अस्सलामु अलैकुम अंकल। आवाज में नर्म सी खुशी थी। जीप रुकी। त्राओरे ने खिड़की नीचे की, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वलैकुमुस्सलाम बहादुर बेटी। ज़ैनब ने सिर के एक हल्के से इशारे में पूरा यकीन समेटते हुए कहा, जी, बेल्ट हमेशा लगानी है और ड्राइवर अंकल को सलाम भी करना है। त्राओरे के लबों पर और भी मुस्कुराहट फैल गई। शाबाश। और एक बात और, अगर किसी दोस्त ने बेल्ट न लगाई हो तो प्यार से याद दिलाना। बहादुरी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। मां ने भी धीमे से कहा, बेटा, रास्ते में कोई शोर हो तो बैठे रहना, खिड़की से हाथ न निकालना। ज़ैनब ने जव कहा और वैन की सीढ़ी पर कदम रखा। अंदर बैठते ही उसने बेल्ट अपनी छोटी सी कमर पर मजबूती से कस ली। पास बैठी उसकी हमजमात आयशा हंसते हुए बोली, तुम तो हर रोज सबसे पहले बेल्ट लगाती हो। ज़ैनब ने शर्माते हुए जवाब दिया, अंकल इब्राहिम ने कहा था, हादसा पूछकर नहीं आता। ड्राइवर अंकल ने मिरर में नजर डाली। सब बच्चे बैठ गए, बेल्ट लग गई। पीछे से इकट्ठा जी की आवाज आई। वैन के दरवाजे बंद हुए और वो हल्के से झटके के साथ चल पड़ी। मां सड़क किनारे खड़ी देर तक हाथ हिलाती रहीं। त्राओरे ने जीप आगे बढ़ाई, मगर नजर एक पल को वैन पर टिकी रही। ये आदत थी, उन्हें बच्चों से खास मोहब्बत थी। बरसों से वो शहरी रजाकारों के साथ स्कूल के वक्त ट्रैफिक लाइनें दुरुस्त करवाते, जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े रहते, कभी कभी खुद बच्चों को सड़क पार कराते। वो जानते थे कि एक शहर की असली शान उसके बच्चों की महफूज मुस्कुराहटें होती हैं। गली से निकले तो शहर जागने लगा। अखबार वाला बंडल खोल रहा था। दूर मस्जिद के मीनार से आखिरी अजान की लहरें फिजा में घुलती जा रही थीं और आसमान पर हल्के बादल सुबह की हवा के साथ सफर कस रहे थे। त्राओरे ने डैशबोर्ड पर फाइल रखी। आज उनके पास अस्पताल के बच्चों के वार्ड के लिए एक छोटा सा अता भी था। एक लोकल एनजीओ के साथ मिलकर वैनों में पैनिक बीकन लगवाने की मुहिम का फॉलोअप। उनके जहन में हमेशा एक ही नक्शा रहता, रोड सेफ्टी महज कायदा नहीं, एक तहजीब है। इसे रोज के छोटे फैसले बनाते हैं, बेल्ट, रफ्तार और अगले की फिक्र। वैन अंदर से बच्चों की आवाजों से गूंज रही थी। आयशा ने ज़ैनब से खिड़की की तरफ इशारा किया, देखो
वही बड़ा आम का दरख्त। किसी ने पीछे से कहा, मिस ने बताया था आम के फूलों में मक्खियों की कितनी कस्में आती हैं। ये छोटी छोटी बातें एक महफूज सफर की अलामत थीं। जब बच्चे बेफिक्री से बातें करते रहें तो ड्राइवर का दिल भी मुतमिन रहता है। ज़ैनब ने एक लम्हे को अपनी बोतल से घूंट लिया और बस्ता टिकाकर बैठ गई। दिल में एक खामोश सी दुआ उतरी। मां ने जो अल्फाज सुबह कहे थे वही खुद से दोहरा लिए। उसी दौरान शहर के दूसरे कोने में, जहां सड़कों के किनारे अब भी शबनम की नमी बाकी थी, एक मोटरसाइकिल धीरे धीरे कच्चे किनारे पर रुकी। सवार ने अपने जूते से गर्द साफ की, जेब से छोटा सा पैकेट निकाला और गटर के ढक्कन के साए में उसे फिट करने लगा। उसके हाथों की हरकतें ऐसी थीं जैसे कोई रोज का काम हो। चेहरा बेतस्सुर, आंखें बेजान। रिमोट ट्रिगर की बारीक तार धूल में गुम हो गई। करीब से गुजरती एक औरत ने समझा शायद वो कोई औजार रख रहा है या शीशा चुन रहा है। शहर के शोर में छोटे जुर्म अक्सर नजर से ओझल हो जाते हैं और बड़े हादसे इन्हीं छोटी नजरअंदाजियों से जन्म लेते हैं। त्राओरे की जीप मेन रोड पर आई तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के एक अहलकार को सलाम किया और चंद लम्हे बात की। स्कूल रूट पर आज नई पटरी से वैनें जा रही हैं, वहां के मोड़ पर ड्रम रखवा दीजिएगा। अहलकार ने फौरन वायरलेस पर पैगाम दिया। ये मामूल के कदम थे, मगर शहर की हिफाजत ऐसे ही छोटे छोटे पलों पर कायम रहती है। उन्होंने घड़ी पर वक्त देखा। 9 बजने में कुछ देर थी। फाइलें चेक की, आज की मीटिंग के नुक्ते जहन में दोहरा लिए, लेकिन दिल के एक घोषे में सुबह की वो नन्ही सलामती अब तक गूंज रही थी। अस्सलामुअलैकुम अंकल। और बेल्ट की खट से बंद होने की आवाज। एक छोटा सा क्लिक जिसमें जिंदगी की पूरी उम्र कैद है। वैन अब हरियाली के बीच से गुजर रही थी। सड़क नई थी, उसके दोनों तरफ छोटे खेत और दरमियानी फासले पर बिजली के खंभे कतार से खड़े थे। ड्राइवर अंकल ने रेडियो की आवाज धीमी की, बच्चों, आज थोड़ा सा रास्ता बदलेंगे, खामोशी रखो, मंजिल करीब है। पीछे की सीटों पर हंसी दब गई। गुफ्तगू सरगोशियों में बदल गई। ज़ैनब ने गैर शूरी तौर पर अपने बेल्ट पर हाथ फेर कर देखा। तस्मा मजबूत था। उसे वो जुमला फिर याद आया, बहादुरी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। और उसने नीम शर्मगीन मुस्कान के साथ आयशा के बेल्ट की जांच भी कर ली। आयशा ने जुबान निकालकर शोखी की, मगर शुक्रगुजार आंखों से ठीक है कहा। यह सब कुछ होते हुए किसी ने नहीं सोचा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर इस शहर की सांसें थम जाएंगी, कि खबरनामा की सुर्खियां बदल जाएंगी, कि सायरनों की चीखें हवा को चीरती हुई निकलेंगी। मगर तकदीर की सड़कें हमेशा सीधी नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई मोड़, कोई अंधी खाई, कोई पोशीदा हाथ अपने निशान छोड़ देता है। और फिर यह सवाल उठता है, कौन पहले जागता है, खतरा या हिफाजती शूर? वैन अगले मोड़ की तरफ बढ़ी, जहां सड़क जरा सी ढलान में जाती थी। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह चमकने लगी थी। त्राओरे ने शहर के एक दफ्तर की पार्किंग में गाड़ी रोकी, गार्ड से मुख्तसर दुआ सलाम की और अंदर कदम रखते ही मोबाइल की स्क्रीन पर पैगाम देखे। रोड सेफ्टी कमेटी का नोटिस, अस्पताल विजिट का शेड्यूल और एक लोकल स्कूल की दरख्वास्त कि हमारी वैनों के लिए बीकन किट्स जल्दी मिल सकें, मैं तो अच्छा हो कसका होगा। त्राओरे ने जवाब लिखा, आज ही फॉलोअप करता हूं। उन्हें मालूम नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक नन्हे हाथ की बरवक्त हरकत उसी बीकन को शहर की जिंदगी की डोर बना देगी। ये वो सुबह थी जिसे सबको आम लगना था, मगर आम न रही। एक तरफ ज़ैनब की मासूम दुआ, दूसरी तरफ कच्चे किनारे में छुपा खामोश पैकेट। 2 अलग दुनियाओं की 2 लकीरें जो थोड़ी देर में एक ही नुक्ते पर आ मिलने वाली थीं।
और जब वो मिलेंगी तो शोर उठेगा, धूल उड़ेगी और दिलों की धड़कनें पल भर को रुक जाएंगी। मगर कहानी यहीं नहीं थमती। कहानी वहां शुरू होती है जहां खौफ और होश आमने सामने खड़े होते हैं। वैन शहर की आबादी से निकलकर अब खुले रास्ते में दाखिल हो चुकी थी। खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और धूप का नरम लम्स बच्चों के चेहरों पर सुनहरी लकीर खींच रहा था। दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, कहीं सब्ज गेहूं की लहरें, कहीं दूर मिट्टी के घर और मवेशियों के बाड़े। ड्राइवर अंकल रेडियो पर मध्यम म्यूजिक चला रहे थे और साथ ही बच्चों को नसीहत कर रहे थे। आज नई सड़क लेनी है, सामने के मोड़ पर जरा एहतियात रहेगी। सब बच्चे खामोश बैठें और बेल्ट खोलने की जरूरत न पड़े। पिछली सीट पर बैठे लड़कों में से एक ने सरगोशी की, यह नया रास्ता तेज है ना? दूसरे ने कहा, हां, बस मैंने सुना है यहां बड़े बड़े दरख्त हैं। जैनब अपने बस्ते पर हाथ रखे खिड़की से बाहर देख रही थी। वो त्रौरे अंकल के अल्फाज याद कर रही थी, बेल्ट हमेशा लगाना, और एक अनजानी संजीदगी उसके दिल में उतर आई थी। अचानक सामने से एक काला ट्रक धुआं छोड़ता हुआ तेज रफ्तारी से आया और बाईं तरफ से ओवरटेक कर गया। साथ ही मुखालिफ समत से एक मोटरसाइकिल लहराती हुई वैन के करीब आ गई। ड्राइवर अंकल ने ब्रेक दबाई, मगर पैडल नीचे धंस गया, जैसे कदम किसी खाली डिब्बे में पड़ गया हो। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बचो, सब झुक जाओ, बेल्ट पकड़ो कल्लो, उसने चीख कर कहा। वैन के अंदर अचानक शोर मच गया। किसी ने रोना शुरू कर दिया, कोई सीट के साथ चिमट गया। मगर इस अफरातफरी में जैनब ने अपनी दोस्त आयशा की तरफ देखा। उसका बेल्ट आधा ढीला था। जैनब ने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसे कस दिया, फिर अपनी नजर वैन के अगले हिस्से पर डाली। वहां जाओ। ड्राइवर के करीब डैशबोर्ड के नीचे एक नारंगी बत्ती हल्की हल्की झपक रही थी। पैनिक बीकन का बटन। यह वही बटन था जिसके बारे में त्रौरे अंकल ने स्कूल विजिट के दौरान बच्चों को बताया था। जैनब ने सोचा भी नहीं, बस झुककर हाथ बढ़ाया और बटन दबा दिया। एक हल्की सी की आवाज आई, फिर बत्ती तेजी से चमकने लगी। यह सिग्नल सीधा कमांड रूम में जा रहा था, जहां शहर के तमाम इमरजेंसी पॉइंट्स लिंक थे। वैन अब ढलान में थी, ब्रेक कमजोर और सड़क के एक तरफ खाई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से हैंड ब्रेक खींचा और गाड़ी को सड़क के कच्चे किनारे पर रगड़ते हुए रोकने में कामयाब हो गया। झटके के साथ वैन रुक गई। शीशे के कुछ टुकड़े अंदर गिरे, कुछ बच्चे सहम कर एक दूसरे से लिपट गए। सांसों की तेज आवाजें और दबे दबे आंसू फिजा में तैरने लगे। वैन के नीचे जमी हुई धूल में एक स्याह धातु का आलात चिपका हुआ था। शायद हमलावर ने ब्रेक लाइन में छेड़छाड़ के साथ यह धमाका खेज आलात भी नस्ब किया था, मगर किसी सिग्नल या ट्रिगर में खराबी के बाइस वो फॉल न हो सका। यह हादसा अगर मुकम्मल हो जाता तो अंजाम बयान से बाहर होता। करीब की दुकानों से लोग दौड़ते हुए आए। एक आदमी ने अपने कंधे से रुमाल निकालकर जख्मी बच्चे की पेशानी पर रखा, दूसरा पानी की बोतलें ले आया। एक नर्स जो पास के क्लिनिक जा रही थी, फौरन मदद को पहुंची। उसने ड्राइवर की जख्मी कलाई पर कपड़ा बांधा और एक बच्चे की बाजू की छोटी सी कट साफ की। सड़क पर चीख पुकार धीरे धीरे मध्यम हुई, मगर खौफ का बोझ अब भी सबके दिलों पर था। चंद मिनट बाद एम्बुलेंस और पुलिस की सायरनों की आवाज करीब आने लगी। बच्चों को महफूज तरीके से वैन से निकालकर सड़क के किनारे एक दुकान की छांव में बिठाया गया। जैनब की मां को जब इत्तिला मिली तो उसका दिल हलकर में आ गया, मगर जब उसे पता चला कि जैनब महफूज है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दूसरी तरफ कमांड रूम में बड़े स्क्रीन पर एक रेड डॉट चमक रहा था। यह वही बीकन था जो जैनब ने दबाया था। इब्राहिम त्राओरे वक्त साहब मीटिंग में थे, ने फौरन माइक उठाया।
B7 रूट, स्कूल वैन, ब्रेक फेल रिपोर्ट, तमाम यूनिट्स, फौरी रिस्पॉन्स। सोमे, तुम फील्ड लीड हो। काबोरे। उनकी आवाज में न घबराहट थी न तामुल, बस असम, अज़म पापुश और रफ्तार थी। ज़ैनब उस वक्त नहीं जानती थी कि उसका यह छोटा सा अमल सिर्फ वैन के बच्चों को नहीं बल्कि पूरे शहर को एक बड़ी तबाही से बचा रहा है। लेकिन इब्राहिम जानते थे और उनके जहन में एक ही बात थी, जिसने ये किया है वो आज आजाद नहीं फिरेगा। कमांड रूम में जैसे ही B7 रूट की स्कूल वैन का पैनिक बीकन सिग्नल मिला, सारी फिजा बदल गई। बड़ी स्क्रीन पर सुर्ख रंग का एक डॉट बार बार चमक रहा था और साथ में वैन का लोकेशन ट्रैकर लाइव हरकत में था। इब्राहिम त्राओरे तेजी से मीटिंग हॉल से निकलकर कमांड रूम में दाखिल हुए। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने बुलंद मगर पुरसुकून आवाज में कहा, सब लोग सुन लें, यह कोई मामूली ब्रेकडाउन नहीं, बच्चों की वैन पर हमले की कोशिश है। हम 24 घंटों के अंदर मास्टरमाइंड को अदालत के सामने खड़ा करेंगे। ताकत नहीं, सबूत। और याद रखो, बच्चों के आसपास हुजूम नहीं होना चाहिए। मेडिकल टीम पहले, मीडिया बाद में। कमांड रूम के एक कोने में कमांडेंट सोमे को फौरन हिदायत मिली, तुम फील्ड ऑपरेशन संभालो, हादसा मकाम फौरन सील करो, हर गैर जरूरी शख्स को हटाओ और शवाहिद को एक भी हाथ न लगने। दूसरे कोने में काबोरे, जो सिग्नल इंटेलिजेंस के माहिर थे, अपने हेडसेट ठीक करते हुए बोले, मैं आसपास के 3 किलोमीटर के सेल टावर से कॉल डेटा रिकॉर्ड खींच रहा हूं। बर्नर फोन या मुश्तबा सिग्नल फौरन फिल्टर में आएंगे। तीसरा नाम लिया गया, फॉल्कन प्रेटिव। इब्राहिम ने उसे सीधे हुक्म दिया, सोशल नेटवर्क और लोकल ड्राइवर ग्रुप्स में घुस जाओ, बातें सुनो, कोड वर्ड्स नोट करो और जितना जल्दी हो लोकेशंस लॉक करो। फाल्कन ने सिर्फ लफ अजाज कहा, कॉपी। हादसा मकाम से रिपोर्ट आई। वैन के नीचे एक धातु का आलात चिपका मिला था। बम स्क्वाड के एक रुकन ने वायरलेस पर बताया, सर, ये एक होममेड RF रिसीवर से जुड़ा धमाका खेज आलात है। लगता है ट्रिगर सिग्नल नहीं पहुंचा इसलिए डेटोनेट नहीं हुआ, मगर RDX के मार्कर्स मौजूद हैं। इब्राहिम की आंखें एक लम्हे को सख्त हो गईं। यह सिर्फ ब्रेक फेल नहीं था, यह मुकम्मल मंसूबाबंद हमला था। काबोरे के डेटा एनालिस्ट ने पहली फाइंडिंग दी, सर, एक ही घंटे में 3 बर्नर फोन B7 रूट के आसपास 3 मुख्तलिफ टावर्स से एक दूसरे को सिग्नल्स दे रहे थे। पैटर्न मुश्तबा है। इसके साथ ही ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से 2 मोटर बाइक्स की फुटेज निकली जो वैन के करीब आती और जाती नजर आईं। नंबर प्लेट्स जाली निकली। इब्राहिम ने एक पल को स्क्रीन पर वैन के बच्चों की तस्वीरें देखीं। चेहरे पीले, आंखों में खौफ, कुछ के कपड़े गर्द से अटे हुए। एक तस्वीर में ज़ैनब अपनी दोस्त का हाथ थामे बैठी थी। वो लम्हा इब्राहिम के लिए झांती हो गया। उन्होंने आहिस्ता मगर वाजह कहा, हम दुश्मन को खरुद बाहर निकालेंगे। डिकॉय काफिला तैयार करो। यह कार्रवाई सिर्फ एक कासियात तनो है। यह बच्चों का कर्ज है। हादसा मकाम पर सोमे ने हर शय को लिफाफा बंद किया। हर शीशे, तार और धूल के जर्रे को शवाहिद खाना प्रोटोकॉल के तहत सील किया। मीडिया की वैनें करीब आईं, मगर पुलिस लाइन से आगे न बढ़ सकीं। एक रिपोर्टर ने शोर मचाया, सदर साहब, एक बयान। मगर इब्राहिम ने सिर्फ इतना कहा, बयान तब होगा जब मुजरिम अदालत में होगा। अस्पताल में ज़ैनब की मां हाथ जोड़े बैठी थी। वो बार बार नर्स से पूछती, मेरी बच्ची ठीक है ना? नर्स ने नरमी से जवाब दिया, बहादुर है। उसी ने SOS दबाया था। नर्स ने यह बात फोन पर अपनी साथी को भी बताई, जो इत्तेफाकर से कमांड रूम में एक राबिता अफसर थी। यह जुमला इब्राहिम तक पहुंचा और उन्होंने मुस्कुराहट के साथ ज़ेरे लब कहा,
एक छोटे हाथ ने बड़े मंसूबे को बदल दिया। इस दौरान फाल्कन ने एक अहम इत्तिला दी। एक लोकल ड्राइवर ग्रुप में B7 रूट क्लीन और शिकारी करीब है जैसे पैगाम घूम रहे थे। इब्राहिम ने सोमे को चैनल पर कहा, हम रूट B7 को जाल बनाएंगे। दुश्मन को यह गुमान हो कि वो हमें ट्रैप कर रहा है, मगर असल में हम उसे बंद कर रहे हैं। काबोरे ने सिग्नल मैप पर 3 बर्नर फोनों के दरमियान होने वाली मुख्तसर मगर बार बार की जाने वाली कॉल्स को सुर्ख निशान लगा दिया। फाल्कन ने बताया, इनमें से एक डिवाइस अभी भी ऑन है और B7 के करीब एक बार से सिग्नल दे रही है। सोमे ने हिदायत दी, वहां सादा कपड़ों में टीम भेज दो, शोर नारे मचाओ। इब्राहिम ने सबकी तरफ देखा। यह अब खेल का दूसरा हादसा है। अब से हम कदम कदम पर उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे कि अगला कदम हमारा है या उनका। फिर वो माइक के करीब झुककर बोले, डिकॉय काफिला तैयारी मुकम्मल करे, असल काफिला पर्दे में रहे। हम वक्त पर जगह पर वार करेंगे। कमांड रूम की फिजा में एक अजीब सा तनाव और जोश फैल गया। सबको मालूम था कि यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, यह एक दौड़ है, वक्त के साथ और उन चेहरों के साथ जो मासूमियत के पर्दे में छुपे हुए हैं मगर दिल में दुश्मनी रखते हैं। सुबह का दूसरा पहर था। शहर के वसत में सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, मगर कमांड रूम के अंदर एक अलग ही फजा थी, अंधेरों और राजों की। इब्राहिम त्राओरे ने मेज पर झुके हुए नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा, हमें उनके जाल में कदम रखना है, लेकिन अपने तरीके से। दुश्मन को यकीन होना चाहिए कि मैं B7 रूट से जा रहा हूं और वहीं वो हरकत करेगा। हकीकत में हम कहीं और होंगे और वो लम्हा हमारा होगा। उनका मंसूबा सादा मगर मौतखेज था। डिकॉय काफिला। यह काफिला इतना नुमायां होगा कि दुश्मन को लगे यही असल हदफ है, मगर हकीकत में यह एक लालच होगा, एक लाइव बीट जो उन्हें बाहर खींच लाएगा। डिकॉय काफिला, सोमे ने तफसील दी। 3 SUVs, धुंधले शीशे, अंदर डमी हेड्स ताकि दूर से इंसानी साए लगें, मामूली सिक्योरिटी ताकि उन्हें लगे आसान शिकार है। डिकॉय के आगे पीछे सिर्फ 2 मोटरबाइक स्काउट्स होंगे जो जानबूझकर दरमियानी रफ्तार रखेंगे। असल काफिला मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होगा। एक आम कार्गो वैन जिस पर कोई सरकारी निशान नहीं, अंदर QRF क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के 5 माहिर, एक मेडिक और एक लो रेंज EMP यूनिट। ये आलात दुश्मन के रिमोट डेटोनेटर को जाम करने के लिए तैयार था। ड्राइवर और कमांडर दोनों आम शहरी के लिबास में, हाथ में सिर्फ पोशीदा हैंड रेडियो। रास्ते का बंदोबस्त। B7 रूट पर सुबह हो किनारे RF स्निफर्स लगा दिए गए थे, छोटे साइज के सेंसर जो रिमोट कंट्रोल्स, की फॉब्स या किसी भी मुश्तबा F सिग्नल को सूंघ सकते थे। हर स्निफर 1 मिनट के अंदर कमांड रूम को अलर्ट भेज सकता था। फाल्कन की पोजीशन। फाल्कन उस दिन अपने किरदार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसने एक मकामी बार के कोने की टेबल संभाली हुई थी जहां से वो बाहर का मंजर साफ देख सकती थी। कान में छोटा सा ईयरपीस, सामने एक खाली चाय का कप और मोबाइल फोन में लोकल ड्राइवर ग्रुप्स खुले हुए। उसका मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन के हैंडलर या उसके आदमियों की जबान से निकले वो अल्फाज पकड़ना जो आने वाले हमले की निशानी हों। आगाज। दोपहर के करीब डिकॉय काफिला रवाना हुआ। मीडिया में सरकारी चैनल के एक जराए ने खबर लीक की कि सदर इब्राहिम त्राओरे मुतासिरा बच्चों की अयादत के लिए B7 अवाकेन रूट पर जा रहे हैं। यह खबर चंद ही मिनट में लोकल सोशल मीडिया ग्रुप्स में फैल गई। फाल्कन के फोन पर एक पैगाम असमाम आया, B7 क्लीन, शिकार करीब है। यह कोड वर्ड था, मतलब कि हदफ पहुंचने वाला है। काबोरे ने सिग्नल मैप पर 3 डिवाइसेस के मुकाम देखे
जो डिकॉय के करीब हरकत कर रही थीं। एक मुकाम खास तौर पर मुश्तबा था। गटर के ढक्कन के करीब एक डिवाइस साकित खड़ा था, जैसे किसी ट्रिगर का इंतजार हो। जाल का कसना। सोमे ने रेडियो पर हिदायत दी, डिकॉय रफ्तार कम करे ताकि दुश्मन खुद को तैयार कर ले। ईएमपी यूनिट स्टैंड बाय। डिकॉय काफिला जैसे ही उस मुकाम पर पहुंचा, काबोरे ने वायरलेस पर जोर से कहा, स्पाइक हिट, सिग्नल पैक हुआ है। सोमे ने फौरन हुक्म दिया, ईएमपी अब। कार्गो वैन में बैठा ऑपरेटर एक बटन दबाता है और लो रेंज ईएमपी पल्स गटर के पास मौजूद डिवाइस को जाम कर देता है। रिमोट ट्रिगर नाकारा हो जाता है। फरार और गिरफ्तारी उसी लम्हे दूसरी मोटरसाइकिल, जिस पर 2 अफराद सवार थे, अचानक रफ्तार बढ़ाकर मुखालिफ समत निकलने की कोशिश करती है। मगर क्यूआरएफ की 2 गाड़ियां बेक वक्त दोनों तरफ से आगे बढ़कर सैंडविच मूवमेंट बनाती हैं। बाइक दरमियान में, दोनों गाड़ियां साथ, रफ्तार कम, और आखिरकार बाइक सड़क किनारे रुक जाती है। बगैर गोली चलाए दोनों अफराद जिंदा पकड़ लिए जाते सहते हैं। उनके बैग से बर्नर फोन, एक रिमोट डेटोनेटर और कुछ मकामी करेंसी बरामद होती है। फोन फौरन फराडे बैग्स में डाले जाते हैं ताकि सिग्नल्स या डेटा डिलीट न हो सके। इब्राहिम का रद्दे अमल कमांड रूम में यह खबर मिलते ही इब्राहिम त्राओरे ने रेडियो पर कहा, अच्छा काम सोमे, लेकिन याद रखो यह सिर्फ नीचे की कड़ी है। हमें ऊपर जाना है, वो जो हुक्म दे रहा है। कोड वर्ड। हायना फाल्कन ने बार में बैठे एक शख्स को फोन पर कहते सुना, ट्रिगर फेल हुआ, हायना को बताओ। यह जुमला अब खेल के अगले मरहले का पासवर्ड था। हायना कौन था? वो शख्स जो अंदर से रास्ते और मालूमात लीक कर रहा था। अब अगला कदम हायना तक पहुंचना था, और उसके लिए दुश्मन को यह यकीन दिलाना जरूरी था कि उसका रास्ता अभी भी महफूज है। राज की तलाश डिकॉय काफिले की कामयाब कार्रवाई के बाद कमांड रूम में एक गहरी खामोशी छा गई थी। सबके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, वो अंदर का शख्स कौन है जो दुश्मन को रास्तों, काफिलों और वक्त की सही तफसील देता है। इब्राहिम त्राओरे ने बड़े स्क्रीन पर झूम करके गिरफ्तार शुदा बाइक सवारों के फोनों की तस्वीर दिखाई। ये हमारी सोने की खान है। अगर हमने सही तरीके से खेला तो ये फोन सीधे मास्टरमाइंड तक ले जाएंगे। डिजिटल तफ्तीश काबोरे की टीम ने फॉरेंसिक लैब में फोन का मेमोरी इमेज बनाया। हर चैट, हर वॉइस नोट और हर लोकेशन हिस्ट्री को एक महफूज सर्वर पर कॉपी किया गया। चंद मिनट बाद एक वॉइस नोट सामने आया जिसमें हिदायत दी जा रही थी, रूट कंफर्म, काफिला वक्त पर निकलेगा, ट्रिगर पॉइंट B7। आवाज हैरान कुन हद तक कमांड रूम के किसी सीनियर अफसर जैसी लग रही थी। मगर इब्राहिम त्राओरे ने फौरन नोट किया कि 2 अल्फाज ऐसे हैं जो वो या उनके करीबी अफसर कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये एक डीप फेक था, असल आवाज की नकल, मगर जुमलों में हल्की सी नामानूस बनावट। शक का दायरा। इब्राहिम ने कहा, ये लीक किसी बाहर वाले ने नहीं की, ये अंदर से हुआ है। कमांड रूम में मौजूद चंद अफसरों के चेहरे तन गए। फाल्कन ने रेडियो पर रिपोर्ट दी, बार में एक शख्स ने अभी कहा, हायना को बताओ, लगता है कोड नेम है। यह वही हैंडलर था जो अंदर से मिलने वाली मालूमात दुश्मन तक पहुंचा रहा था। हनी पॉट प्लान। इब्राहिम ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, हायना खुद हमारे पास आएगा अगर हम उसे सही चारा डालें। उन्होंने काबोरे को हिदायत दी कि एक हनी पॉट ऑडियो तैयार की जाए, जाली मगर बिल्कुल हकीकी लगने वाली हिदायत, जिसमें कहा जाए कि सदर कल सुबह जन्नूबी राहदारी से रवाना होंगे, वक्त तब्दील नहीं किया जाएगा, हिफाजती टीम महदूद रखी जाएगी। ये ऑडियो सिर्फ उन चंद चैनल्स पर चलाई जाएगी जहां लीक होने का शक है।
और उसे डीप फेक टेक्निक से ऐसा बनाया जाएगा कि सुनने वाला फर्क न कर सको। फंदा कसना चंद घंटों में ऑडियो तैयार हो गई। फाल्कन ने अपनी फील्ड पोजीशन से तस्दीक की कि वही महदूद चैनल के कुछ अराकीन बार में इकट्ठा बैठे हैं। जैसे ही ऑडियो उस चैनल पर भेजी गई, काबोरे ने सिग्नल ट्रेस शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद एक बर्नर फोन ने यह ऑडियो आगे फॉरवर्ड कर दी। सिग्नल का मुकाम फौरन लॉक हो गया। पुराना वेयरहाउस, जो शहर के सनाती इलाके के किनारे पर वाक़ था। थर्मल आंख की रिपोर्ट ड्रोन को खामोश मोड में वेयरहाउस के ऊपर भेजा गया। थर्मल इमेजिंग में अंदर 4 हीट सिग्नेचर नजर आए। 2 बक्से, मुमकिना रिपीटर और डेटोनेटर, एक शख्स जो मुसलसल फोन पर बात कर रहा था और एक मुसल्लह गार्ड। फाल्कन ने करीब की चाय की दुकान से सब पर नजर रखी, जैसे कोई आम ग्राहक हो। माली हार्ट बीट। इसी दौरान काबोरे ने एक और कड़ी पकड़ी। हनी पॉट ऑडियो के फॉरवर्ड होते ही कुछ छोटे वॉल्ट्स में बड़ी रकम मुंतकिल हुई और फिर नकद निकासी के इशारे मिले। यह हादसा हार्ट बीट थी, जो हर बड़े ऑपरेशन से पहले दुश्मन की फंड चेन में दिखाई देती थी। इस पैटर्न से वाज़ेह हो गया कि हायना ने सिर्फ मालूमात नहीं बेची, बल्कि उसके बदले में भारी अदायगी भी वसूल की। इब्राहिम की आखिरी हिदायत। इब्राहिम त्राओरे ने सबको खामोशी से देखा और कहा, हायना की शनाख्त हो गई है, लेकिन हम अभी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। वो जिससे बात कर रहा है वो असल मास्टरमाइंड है। हमें इस कॉल को जिंदा पकड़ना है ताकि अदालत में सीधा सबूत पेश किया जा सके। उन्होंने सोमे को हुक्म दिया, टीम तैयार करो, मगर गोली सिर्फ जरूरत पड़ने पर। हायना का फोन और कॉल दोनों महफूज रहनी चाहिए। फाल्कन, तुम वेयरहाउस के आसपास रहो और कोई भी गैर मामूली हरकत रिपोर्ट करो। काबोरे, तुम सिग्नल ड्रॉप होने से पहले डीएनएस और आईपी लीक पकड़ने पर फोकस करो। माहौल का दबाव कमांड रूम में रोशनी मध्यम थी। सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरों पर पड़ रही थी। सब जानते थे कि यह लम्हा बहुत नाजुक है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो हायना कॉल काट सकता है या फोन तबाह कर सकता है। इब्राहिम ने एक आखिरी जुमला कहा, याद रखो, यह बच्चियों की वैन का केस है। हम सिर्फ दुश्मन को पकड़वा नहीं बैठे, हम हर वालिदैन को यह यकीन दिलाने जा रहे हैं कि रियासत उनके बच्चों के साथ खड़ी है। आखिरी सीन। रात की खामोशी में शहर के सनाती इलाके का पुराना वेयरहाउस एक बेजान इमारत की तरह खड़ा था। बाहर से देखने में यह बस टूटे फूटे दरवाजों, धूल जमी खिड़कियों और दीवारों पर उखड़े हुए पेंट का एक वीरान ढांचा लगता था, मगर अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक कोने में पीली रोशनी वाले बल्ब के नीचे मेज पर फोन, लैपटॉप और कुछ अजीबो गरीब आलात रखे थे। 4 हीट सिग्नेचर, जैसा कि थर्मल ड्रोन ने बताया था, मौजूद थे। 2 बॉक्स जैसे रिपीटर और डेटोनेटर, एक मुसल्लह गार्ड, एक शख्स जो मुसलसल फोन पर बात कर रहा था और चौथा जो कागजात तरतीब दे रहा था। कमांड रूम में इब्राहिम त्राओरे सब कुछ लाइव फीड पर देख रहे थे। उन्होंने हेडसेट में धीमी मगर पुरअज़्म आवाज में कहा, सोमे, याद रखो, हायना जिंदा और फोन ऑन। कॉल कटी तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। खामोश दाखिला सोमे ने अपनी QRM टीम को इशारा किया। काली वर्दी, नाइट विजन गॉगल्स, कम शोर वाले फ्लैश साइलेंसर और हर ऑपरेटर की बॉडी कैम ऑन। वो वेयरहाउस के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक जंग आलूदा वेंट ग्रिल थी। एक ऑपरेटर ने आहिस्ता से ग्रिल खोली और एक एक कर टीम अंदर उतर गई। अंदर धूल की महक और पुरानी मशीनों का मंद शोर गूंज रहा था। गार्ड एक तरफ खड़ा सिगरेट पी रहा था,
और फोन पर बात करने वाला शख्स हायना अपने बर्नर फोन में कुछ अहम तफसील दोहरा रहा था। मास्टरमाइंड का चेहरा काबोरे, जो कमांड रूम से सिग्नल ट्रैक कर रहे थे, अचानक बोले, सर, वीडियो कॉल है। चेहरा नर्म रोशनी में है, मगर फीचर्स वाज़ेह हैं। ये वही मास्टरमाइंड है, क्लो। डीएनएस लीक से उसका बाहरी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस लॉक हो गया। वीपीएन की तहें हटते ही मालूम हुआ कि क्लो सरहद के करीब एक सेफ हाउस से कॉल कर रहा है। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। अभी नहीं सोमे, इस कॉल को जितना लंबा हो सके चलने दो। गिरफ्तारी का लम्हा सोमे ने 2 ऑपरेटरों को गार्ड की तरफ इशारा किया। एक ने पीछे से उसकी बंदूक पकड़ी, दूसरा फौरन उसकी कलाई पकड़कर उसे जमीन पर लिटा देता है। सब कुछ एक लम्हे में, बगैर शोर। हायना इस हल्की सी हरकत से चौंका, मगर इससे पहले कि वो फोन बंद करता, सोमे उसके पीछे आ खड़ा हुआ। एक हाथ से कलाई थामी, दूसरे से फोन को सीधा रखा। कॉल लाइव रहना जरूरी था। ये क्या हो रहा है? हायना की आवाज में घबराहट थी। सोमे ने पुरसुकून लहजे में कहा, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम हमारे साथ चल रहे हो, और ये फोन भी। शवाहिद की हिफाजत फोन फौरन फरेडे बैग में नहीं डाला गया, बल्कि एक शील्डेड लाइन से कमांड रूम के सर्वर पर सीधे रिकॉर्डिंग चालू थी। कॉल पर मौजूद क्लो ने कुछ लम्हों बाद महसूस किया कि सामने का मंजर बदल गया है। उसकी आंखों में एक झटका सा आया, फिर उसने कॉल काट दी। मगर तब तक वीडियो, ऑडियो और डेटा लॉग महफूज हो चुके थे। अंदर मौजूद ऑपरेटरों ने मेज पर रखे रिपीटर, रिमोट फॉब्स और प्रिंटेड रूट शीट्स को फोरेंसिक बैग्स में बंद कर दिया। हर बैग पर वक्त, मुकाम और दस्तखत के स्टिकर लगाए गए ताकि चेन ऑफ कस्टडी महफूज रहे। फाल्कन की हिफाजती हरकत बाहर सड़क पर फाल्कन आम शहरी के रूप में मौजूद थी। उसने देखा कि एक कम उम्र लड़का वेयरहाउस के करीब आ रहा है, शायद ताज्जुब में। वो फौरन उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, यहां काम हो रहा है, तुम जरा पीछे रहो, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूं। लड़का थोड़ा झिझका, मगर सा उसके साथ चल पड़ा। फाल्कन जानती थी कि किसी भी गैर मुतल्लिक शख्स का वहां रहना खतरनाक हो सकता है। कमांड रूम में सुकून की लहर। रेडियो पर सोमे की आवाज आई, हायना सेफ, फोन ऑन, शवाहिद सील, कोई नुकसान नहीं। इब्राहिम त्राओरे एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनके जहन में ज़ैनब का वो नन्हा हाथ झिलमिला रहा था जिसने पैनिक बीकन दबाया था। वो जानते थे ये सब उसी लम्हे की बदौलत मुमकिन हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा, अब मास्टरमाइंड। मीडिया को कंट्रोल्ड नोट उसी वक्त एक मुखत्सर प्रेस नोट जारी किया गया। हुक्काम ने एक अहम गिरफ्तारी की है, मजीद पेशरफ्त जल्द सामने लाई जाएगी। ये नोट इसलिए था कि क्लो बेचैन हो और अगली हरकत में जल्दबाजी करे ताकि उसे पकड़ना आसान हो। अंदरूनी अज़म कमांड रूम की फिजा में तनाव के साथ एक एतमाद भी पैदा हो चुका था। सब जानते थे कि अब आखिरी कड़ी बाकी है। इब्राहिम ने सबकी तरफ देखकर कहा, शेख पतिकंगू के भी मस का केस है। हमने नीचे के हाथ पकड़ लिए हैं, अब सर को काटना है। याद रखो, यह सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं, ये एक पैगाम है कि इस मुल्क में मासूमों पर हाथ डालने वाले का अंजाम हमेशा यही होगा। रात गुजर चुकी थी, मगर कमांड रूम की लाइट्स अब भी जल रही थीं। इब्राहिम त्राओरे बड़े स्क्रीन पर क्लो की प्रोफाइल देख रहे थे। चेहरा, डीएनएस लीक से हासिल लोकेशन पॉइंट और फंड ट्रांजैक्शन का टाइमलाइन चार्ट। काबोरे ने मेज पर फाइल रखी। सर, हायना की गिरफ्तारी के फौरन बाद क्लो के वॉलेट्स में गैर मामूली सरगर्मियां हुईं। 2 लाख फ्रैंक एक डमी अकाउंट में गए, फिर 3 हॉफ्स में कैश निकला। पैटर्न साफ बता रहा है कि वो अपनी पोजीशन बदलने वाला है। फाल्कन ने फील्ड से इत्तिला दी।
सरहदी इलाके के करीब एक कार्गो ट्रक स्टेशन से खबर मिली है। एक सफेद एसयूवी बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के मुश्तबा तौर पर चेक पोस्टों से बचते हुए हरकत कर रही है। जाल बिछाने का फैसला इब्राहिम ने सोमे की तरफ देखा और कहा, यही मौका है, हमें उसे जिंदा चाहिए और सब शवाहिद के साथ। इस बार मीडिया भी देखेगा ताकि सबको पैगाम मिले। सोमे ने फौरन स्टॉप स्ट्रिप और एस्कॉर्ट गाड़ियों की तैयारी का हुक्म दे दिया। 2 गाड़ियां सामने, 2 पीछे और एक मोबाइल कमांड वैन जिसमें बॉडी कैम फीड सीधा कमांड रूम को भेजी जा रही थी। हर अहलकार को हिदायत मिली थी, कोई गैर जरूरी फायर नहीं, हदफ को जिंदा और गैर मुसल्लह हाथम हालता से मेका लेना। निगरानी और ट्रेस ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के नेटवर्क से गाड़ी की तस्वीर आई। विंडस्क्रीन पर एक छोटा सा स्टिकर जो कस्टम्स फुटेज से मैच करता था। काबोरे ने नोट किया, यह स्टिकर इस गाड़ी पर सिर्फ 2 दिन पहले लगा है, मतलब यह नया कवर है। ड्रोन स्काउट को हाई ऑल्टीट्यूड पर भेजा गया ताकि गाड़ी का रूट और रफ्तार मालूम रहे। फाल्कन जमीनी निगरानी के लिए एक पुराने ट्रक ड्राइवर के साथ सरहदी सड़क पर आगे बढ़ गई जैसे वो कोई आम मुसाफिर हो। गिरफ्तारी का लम्हा करीब सुबह की मध्यम रोशनी में सफेद एसयूवी मिट्टी उड़ाती सरहदी सड़क पर बढ़ रही थी। चेक पोस्ट के करीब पहुंचते ही आगे की एस्कॉर्ट गाड़ी ने रफ्तार कम की। जैसे ही एसयूवी ने सड़क बदली, अचानक स्टॉप स्ट्रिप बिछा दिया गया। अगले ही लम्हे गाड़ी के टायरों से चीख की आवाज आई और एसयूवी झटके से रुक गई। ड्राइवर ने घबराहट में रिवर्स का झटका दिया, मगर पीछे की एस्कॉर्ट गाड़ी ने फौरन आड़ लेकर रास्ता बंद कर दिया। अंदर बैठे 2 आदमियों ने दरवाजे खोलने से पहले ही हाथ ऊपर कर दिए। क्लो की पहचान, सामने वाली सीट पर बैठा आदमी वही था जो हायना की वीडियो कॉल में नजर आया था। चेहरा, दाढ़ी का स्टाइल, आंखों का रंग, सब कुछ मैच कर रहा था। फाल्कन करीब आई और सरगोशी में सोमे को कहा, यही है मास्टरमाइंड। कानूनी तरीका एकार, सोमे ने बुलंद आवाज में कहा, आपको दहशतगर्दी, कत्ल की कोशिश और रियासती तंसीबात पर हमले की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आपको हक तमाम है कि आप वकील से रजू करें और खामोश रहें। यह सब कुछ बॉडी कैम्स पर रिकॉर्ड हो रहा था ताकि बाद में अदालत में पेश किया जा सके। क्लो को हथकड़ी लगाते वक्त उसके बैग से RDX मार्कर के नमूने, जाली पासपोर्ट, एक सैटेलाइट फोन और 3 हार्ड ड्राइव्स बरामद हुई। काबोरे ने मौके पर ही सैटेलाइट फोन का क्लोन बनाया और आखिरी नंबरिंग खींच ली। इस डेटा से क्लो के नेटवर्क के 2 और नोड सामने आए। फाल्कन का लम्हा पकड़ के दौरान करीब ही एक नौजवान मजदूर अपनी साइकिल के साथ खड़ा सब कुछ देख रहा था। एक लम्हे को उसकी तवज्जो ज्यादा खिंच गई। वो कुरान शरीय मस्पिन। फाल्कन फौरन उसके पास गई, उसका कंधा थपथपाया और कहा, यह सिक्योरिटी ऑपरेशन है बेटा, तुम यहां से निकल जाओ, आगे खतरा है। लड़का पीछे हट गया, मगर फाल्कन जानती थी कि हर ऐसे बच्चे या नौजवान को महफूज रखना भी इस मिशन का हिस्सा है। कमांड रूम की तसल्ली जब सोमे ने रेडियो पर कहा, क्लो इन कस्टडी, शवाहिद सील, कोई नुकसान नहीं, तो कमांड रूम में एक गहरी सांस के साथ इत्मीनान फैल गया। इब्राहिम त्राओरे ने माइक उठाकर कहा, बेहतरीन काम। अब अगला मरहला अदालत है और वहां यह केस सबूतों से जीतना है ताकि कोई ये ना कहे कि हमने ताकत से जीता। मीडिया का बयानिया चंद घंटों बाद सरकारी तर्जुमान ने मीडिया को कंट्रोल्ड ब्रीफिंग दी। हुक्काम ने B7 रूट स्कूल वैन हमला केस में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई और शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। यह खबर पूरे मुल्क में फैल गई, मगर इब्राहिम जानते थे कि असल मकसद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं,
बल्कि एक ऐसा मुकद्दमा तैयार करना है जो आने वाले बरसों तक मिसाल बने। अदालत का मंजर सुबह का वक्त था, मगर अदालत के बाहर गैर मामूली हलचल थी। मीडिया की वैनें, माइक पकड़े रिपोर्टर और अवाम का हुजूम, जो इस तारीखी मुकद्दमे की पहली पेशी देखने आया था। गेट के दोनों तरफ पुलिस और फौज के अहलकार तैनात थे। हर शख्स जानता था कि आज B7 रूट स्कूल वैन हमला केस में मरकजी मुलज्जिम क्लो और उसका अंदरूनी साथी हायना पेश किए जाएंगे। अदालत के अंदर का मंजर, कमरा ए अदालत में जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने प्रोसिक्यूशन की मेज पर कमांड रूम से आई टीम बैठी थी, जिनमें काबोरे और सोमे भी शामिल थे। इब्राहिम त्राओरे बतौर गवाह ए खास पिछली कतार में मौजूद थे, मगर उनकी मौजूदगी ही सबके लिए एक पैगाम थी कि यह मुकद्दमा रियासत की तरजीह है। जब मुलजिमों को हथकड़ी में लाया गया तो कैमरों के फ्लैश बार बार चमके। क्लो ने नजरें झुका रखी थीं, मगर हायना बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई बच निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हो। शवाहिद की पेशकश प्रोसिक्यूटर ने केस का आगाज करते हुए कहा, यह केस सिर्फ एक हमले की कोशिश नहीं, बल्कि हमारे बच्चों की जान पर सीधा खतरा था। आज हम अदालत को वो तमाम शवाहिद पेश करेंगे जो बिना किसी शक या शुबहा के इन मुलजिमों को कसूरवार साबित करते हैं। पहला सबूत, बॉडी कैम फुटेज, जिसमें सोमे की टीम हायना को वेयरहाउस से गिरफ्तार करती नजर आती है। फोन हाथ में और कॉल लाइव। यह फुटेज अदालत में बड़े स्क्रीन पर चलाई गई। हॉल में खामोशी छा गई, सिर्फ रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरा सबूत, ड्रोन वीडियो, जिसमें गटर के ढक्कन के करीब नस्ब धमाका खेज आलात और करीबी मोटर बाइक का लाइव ट्रेस दिखाया गया। तीसरा सबूत, डीएसपी लॉग्स और सेल टावर डेटा, काबोरे ने वाज़ेह अंदाज में पेश किया। इसमें बर्नर फोनों के सिग्नल, लोकेशन हिस्ट्री और उसी वक्त हायना के नंबर से क्लो को की गई कॉल्स बिल्कुल साफ दिखाई गईं। चौथा सबूत, मोबाइल मनी ट्रांजैक्शंस, 5 वॉलेट्स में हुई मुश्तबा रकमों की मुंतकली का टाइमलाइन, जिसमें हार्ट बीट पैटर्न हर ऑपरेशन से पहले नजर आया। पांचवां सबूत, डीएनएस लीक रिपोर्ट, जिससे यह साबित हुआ कि क्लो के वीपीएन के पीछे छुपी असली लोकेशन सरहदी सेफ हाउस थी। मुलजिमों का रवैया, शवाहिद एक एक करके आते गए और मुलजिमों के चेहरे बदलते गए। हायना की पेशानी पर पसीना आ गया, जबकि क्लो एक मुकाम पर पानी मांगने लगा। उनके वकीलों ने वीपीएन और ऑडियो की काबिल एतबार होने पर सवाल उठाने की कोशिश की, मगर डीप फेक के तजिए, फाइनेंस टाइमलाइन और लाइव गिरफ्तारी की फुटेज ने उनके दलीलों को कमजोर कर दिया। जज ने कहा, यह अदालत जज्बात पर नहीं, जंजीरे शवाहिद पर फैसला करती है, और यहां पेश किए गए सबूत वाज़ेह हैं कि ये दोनों अफराद मजरिमाना साजिश में मुलव्विस हैं। मुकद्दमे का अगला मरहला, अदालत ने दोनों मुलजिमों को रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया और प्रोसिक्यूशन को हिदायत दी कि अगली पेशी पर फर्द ए जुर्म मुकम्मल शवाहिद के साथ पेश की जाए। इस फैसले के बाद अदालत बर्खास्त हो गई। अवाम और मीडिया का रद्द ए अमल बाहर निकलते ही मीडिया नुमाइंदों ने इब्राहिम त्राओरे को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, सदर साहब, आप इस केस को किस नजर से देखते हैं? इब्राहिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, यह सिर्फ एक गिरफ्तारी या मुकद्दमा नहीं, ये एक पैगाम है कि रियासत अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। कानून और शवाहिद के जरिए ही हम ये जंग जीतेंगे, ताकि आने वाली नस्लें जान लें कि इंसाफ कैसे कायम किया जाता है। इस्लाहात का ऐलान उसी शाम कौमी टीवी पर इब्राहिम त्राओरे ने कौम से खिताब किया। हमने दुश्मन को गोली से नहीं, कानून से शिकस्त दी, लेकिन इस वाक़ये ने हमें यह सिखाया है कि सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने 4 अहम इस्लाहात का ऐलान किया। तमाम स्कूल वैनों के लिए स्मार्ट ब्रेक चेक और लाजमी पैनिक बीकन कौमी शाहराहों पर मुस्तकिल
RF स्निफर्स और ANPR सिस्टम हसास रूट्स की मालूमात सिर्फ नीड टू नो पॉलिसी के तहत मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तिला देने वालों के लिए इनाम प्रोग्राम। गुमनाम रहने की जमानत के साथ ज़ैनब का जिक्र खिताब के आखिर में उन्होंने खास तौर पर ज़ैनब का जिक्र किया। एक छोटे हाथ ने एक बड़े सानहे को रोका। ज़ैनब, तुमने न सिर्फ आसाद अपनी जान बचाई बल्कि अपने दोस्तों और इस शहर के कई बच्चों को भी बचा लिया। हम सब तुम्हारे मकरूज हैं। यह जुमला टीवी पर चलते ही पूरे मुल्क में वायरल हो गया और ज़ैनब एक अलामत बन गई, बहादुरी और हाजिर जवाबी की अलामत। तकरीब का ऐलान अगले ही दिन दारुल हुकूमत के मरकजी अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक सादा मगर जज्बाती तकरीब का एहतमाम किया गया। बाहर सहन में फूलों की खुशबू, अंदर हॉल में हल्की रोशनी और स्टेज पर कौमी परचम के साथ एक बड़ी स्क्रीन जिस पर स्कूल वैन के बच्चों की तस्वीरें चल रही थीं। कुर्सियों पर वालिदैन, असातिजा, नर्सें, एम्बुलेंस ड्राइवर और वो मकामी दुकानदार मौजूद थे जिन्होंने हादसे के वक्त सबसे पहले मदद की थी। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। उसके बाद एक मुख्तसर वीडियो चलाई गई जिसमें B7 रूट का मंजर, वैन का रुकना, अवाम की मदद और फिर कमांड रूम से सरहद तक हुए ऑपरेशन की झलकियां दिखाई गईं। हर शॉट पर हाजरीन की नजरें जमी रहीं। यह सिर्फ क्या कहानी नहीं थी, यह सब की जाती याद बन चुकी थी। इब्राहिम त्राओरे की आमद हॉल में खामोशी छा गई जब सदर इब्राहिम त्राओरे सादा मगर वकार से भरे लिबास में स्टेज पर आए। उन्होंने माइक संभाला और कहा, ये एजाजात सिर्फ उन लोगों को नहीं जो मैदान में थे, बल्कि हर उस शख्स को हैं जिसने एक लम्हे के लिए भी ये सोचा कि दूसरों की जान बचाना अपनी जान से बढ़कर है। पहले एजाजात सबसे पहले उन्होंने वैन के ड्राइवर अंकल को स्टेज पर बुलाया। तालियां बजती रहीं जब इब्राहिम ने उन्हें हाजिर दिमागी अवार्ड दिया और कहा, अगर आपने गाड़ी को सड़क के किनारे न रोका होता तो आज हम कुछ और बात कर रहे होते। फिर उस रजाकार नर्स को बुलाया गया जिसने मौके पर बच्चों के जख्म बांधे, उसे फर्स्ट पिस्पोसिंग। उसके बाद उन मकामी दुकानदारों को बुलाया गया जिन्होंने पानी, कपड़े और साया फराहम किया। सबको सिविल ब्रेवरी सर्टिफिकेट दिए गए। ज़ैनब का लम्हा फिर हॉल में रोशनी थोड़ी मध्यम हुई और स्क्रीन पर ज़ैनब की तस्वीर आ गई। वो लम्हा जब उसने पैनिक बीकन दबाया था। इब्राहिम त्राओरे ने मुस्कुराकर कहा, और अब वो लम्हा जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। ज़ैनब सफेद फ्रॉक और नीले रिबन में मां का हाथ थामे स्टेज पर आई। पूरा हॉल खड़ा हो गया। हर तरफ से तालियां, कैमरे फ्लैश कर रहे थे। इब्राहिम उसके सामने झुके, नन्हे हाथों में एक खूबसूरत तमघा ए बहादुरी ए शहरी रखा और आहिस्ता से कहा, तुमने बेल्ट बांधी, दोस्त का बेल्ट चेक किया और वक़्त पर बीकन दबाया। तुमने हमें बताया कि बहादुरी का ताल्लुक और उम्र से नहीं, दिल से होता है। ज़ैनब ने शर्माते हुए सर हिलाया। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, मगर वो फख्र के साथ मुस्कुरा रही थी। हाजरीन में मौजूद कुछ बच्चे अपने मां बाप के कान में कह रहे थे, हम भी बेल्ट हमेशा बांधेंगे। खिताब और पैगाम इब्राहिम ने उस लम्हे को इस्तेमाल करते हुए कहा, ये एजाजात सिर्फ तमगे नहीं, ये जिम्मेदारियां हैं। हर शहरी, चाहे वो ड्राइवर हो, उस्ताद, वालिदैन या बच्चा, सबके पास किसी की जान बचाने का मौका आ सकता है। और ये मौका छोटा या बड़ा नहीं होता, ये हमेशा कीमती होता है। उन्होंने और कहा, B7 का वाकया हमें याद दिलाता है कि सिक्योरिटी सिर्फ वर्दी वालों की जिम्मेदारी नहीं, समाज तब महफूज होता है जब हर अफराद चौकस हो। तकरीब का इख्तिताम आखिर में स्टेज पर तमाम अवार्ड याफ्ता लोग इकट्ठे खड़े हुए और एक फोटो लिया गया। इस तस्वीर में ड्राइवर, नर्स, दुकानदार और बीच में ज़ैनब थी।
उस दिन की सबसे छोटी मगर सबसे बड़ी हीरो। हॉल से बाहर बाहर जाते हुए वालिदैन अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ बच्चों ने अपने आप से कहा, हम भी कभी किसी की मदद करेंगे। मीडिया ने इस लम्हे को भरपूर कवरेज दी और ज़ैनब का तमगा अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बन गया। इब्राहिम की आखिरी बात अस्पताल से निकलते हुए इब्राहिम त्राओरे ने मीडिया से मुख्तसर कहा, यह कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक नए सफर की शुरुआत है जिसमें हर शहरी को अपने शहर, अपने मुल्क और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए तैयार रहना होगा। नई वैन, नया आगाज। शाम ढल रही थी। दारुल हुकूमत के एक स्कूल के बाहर माँ बाप और बच्चे रोजाना की तरह जमा थे, मगर उस दिन माहौल कुछ अलग था। स्कूल की पार्किंग में एक नई स्कूल वैन खड़ी थी जिसके सामने वाले शीशे पर एक स्टिकर चमक रहा था, स्मार्ट ब्रेक चेक्ड, पैनिक बीकन ऑन। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि B7 रूट के वाक़े के बाद शुरू हुई कौमी मुहिम का पहला अमली कदम था। इस मुहिम का नाम रखा गया पहरा सबका। कौमी मुहिम की खुसूसियात: इस मुहिम के तहत हर स्कूल वैन, बस और ट्रांसपोर्ट गाड़ी को ब्रेक चेक सर्टिफिकेट, पैनिक बीकन और सालाना सिक्योरिटी ऑडिट लाजमी करार दिया गया। अवाम का रद्द-ए-अमल। वालिदैन अपनी वैन के गिर्द खड़े होकर ड्राइवर से सवाल कर रहे थे, ये बीकन कैसे काम करता है? अगर सिग्नल ना पहुंचे तो क्या बैकअप है? ड्राइवर मुस्कुराकर समझा रहा था, यह सीधे कमांड रूम से जुड़ा है, और हां, अब हर वैन में 2 बैकअप पावर यूनिट्स भी हैं। यह सब देखकर एक बुजुर्ग बोल उठे, यही वो भरोसा है जो हमें चाहिए था। मकामी पहल। B7 रूट के करीब वाले मोहल्ले में वो ही दुकानदार जिन्होंने हादसे के वक्त बच्चों को पानी और कपड़े दिए थे, अब रोज शाम को अपनी दुकानों के बाहर पानी की बाल्टी और फर एडर का बॉक्स रखते थे। उन्होंने एक छोटा सा बोर्ड भी लगाया, जरूरत पड़ने पर मदद दस्तयाब है, मुफ्त। वालिदैन की निगरानी करीब ही वालिदैन ने अपने तौर पर एक वॉलंटियर रोड गार्ड ग्रुप बना लिया। ये लोग सुबह और दोपहर के वक्त स्कूल रूट्स पर खड़े होकर ट्रैफिक मुनज़्ज़म करते, अजनबी गाड़ियों पर नजर रखते और वैन ड्राइवर्स से चेक इन करते। कमांड रूम का पहरा दूसरी तरफ। कमांड रूम में भी अब रवैया बदल चुका था। सोमे हर शाम ऑपरेशन लॉग बंद करने से पहले अगले दिन के स्कूल रूट्स की चेकलिस्ट तैयार करता, काबोरे डेटा रिटेंशन के ताले चेक करता और फाल्कन अपनी फील्ड रिपोर्ट्स अपलोड करती। यह सब अब एक नए मेयार के साथ चल रहा था। इब्राहिम त्राओरे की आमद था। इब्राहिम त्राओरे अक्सर शाम ढले कमांड रूम आते, एक चक्कर लगाते और टीम के हर अफराद से हाल पूछते। वो जानते थे कि यह पहरा अब महज एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक आदत बनना चाहिए। ज़ैनब से मुलाकात। उस दिन भी वो कमांड रूम से निकलकर अस्पताल के कॉरिडोर में पहुंचे, जहां ज़ैनब और उसकी मां चेकअप के लिए आई हुई थीं। ज़ैनब अब पहले से ज्यादा पुरएतमाद नजर आती थी। उसके हाथ में वही तमगा था जो उसे मिला था। इब्राहिम ने झुककर कहा, यह तमगा तुमने अपने लिए नहीं, हम सब के लिए जीता है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, अब हमारी वैन में भी बीकन है। मैंने ड्राइवर अंकल को बताया कि कैसे दबाना है। यह सुनकर इब्राहिम के चेहरे पर फख्र की मुस्कान आ गई। कौमी पैगाम। कुछ दिन बाद कौमी टीवी पर एक इश्तिहार चलना शुरू हुआ। ज़ैनब वैन में बैठी बेल्ट बांधती है, दोस्त का बेल्ट चेक करती है और कैमरे की तरफ देखकर कहती है, बेल्ट, बीकन, बहादुरी, यही है पहरा सबका। यह जुमला चंद ही दिन में आवाम में मकबूल हो गया। स्कूल के बच्चों से लेकर बस ड्राइवर तक सब इसे दोहराने लगे। मुस्तकबिल का अज़्म। शहर में अब एक नया एहसास फैल रहा था। लोग समझने लगे थे कि रियासती सिक्योरिटी सिर्फ हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर शहरी का किरदार है।
B7 रूट का वाकया एक संगीन खतरा था, मगर उसने एक मौका भी दिया। एक ऐसा मौका जिसने एक छोटी सी बच्ची को हीरो बनाया और पूरे मुल्क को ज्यादा महफूज, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कर दिया। आखिरी मंजर, शाम के वक्त स्कूल वैन के बाहर सफेद फूल रखे गए। हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे शहर की गर्द धुल रही हो। सड़क किनारे वही दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते हुए मुस्कुराकर एक दूसरे से कह रहे थे, आज भी सब बच्चे महफूज घरों को पहुंच गए। कमांड रूम में लाइट्स मद्धम हो गईं। सोमे ने आखिरी चेकलिस्ट मुकम्मल की, काबोरे ने सिस्टम लॉक किया और फाल्कन आम भीड़ में गुम हो गई। इब्राहिम त्राओरे ने खिड़की से बाहर बारिश की बूंदों को देखते हुए आहिस्ता से कहा, पहरा जारी है और रहेगा।